हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का जो वक्तव्य आचार्य शुक्ल ने दिया था, उसको विस्तार से जाना और समझा था। और इस वीडियो में हम जो उनका 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा प्रवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ था, उसमें उनका क्या वक्तव्य था, उसको आज हम देखते हैं और इसके बाद हम काल विभाजन और वर्गीकरण को देखेंगे। आइए देखते हैं। संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें। कई संस्करण के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। अब उन्होंने क्या बढ़ाया है और क्यों बढ़ाया है, उस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। एक उद्देश्य यहाँ तक उन्होंने बताया है कि आदिकाल के भीतर जो उन्होंने सिद्ध और नाथ पंथी की रचनाओं को लिया है, तो क्यों लिया है वो उन्होंने, अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि कोई भी काव्य धारा में किसी प्रकार की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तो उसका पहले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप अवश्य रहा होता है। तो उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं को विस्तार के साथ इसलिए वर्णित किया है कि आगे चलकर जब भक्ति काल में कबीर का वर्णन होता है तो वहाँ पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो वो प्रभाव आचार्य शुक्ल के कहने का मतलब है कि कबीर पर नाथपंथियों का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है निर्गुण संतों पर, वो कहाँ से आया। वो एकदम अचानक से नहीं प्रकट हुआ कि इस प्रकार की रचनाएं कबीर या अन्य निर्गुण अनुयायी करने लगे, ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो किसने तैयार कर रखी थी? वह पृष्ठभूमि सिद्धों और नाथों ने पहले से तैयार करके रखी थी। उनकी रचनाएं इस प्रकार की मिली थी। उनकी रचनाओं में जो चीजें पाई गई वही आगे चलकर कबीर आदि निर्गुण संतों ने अपने साहित्य में ग्रहण की हैं। तो उसको दिखाने का यह यहाँ पर उद्देश्य है कि ये कबीर की जो निर्गुण धारा चली है, इसका कहीं ना कहीं रूप आदिकाल में पहले से रहा था, भले ही वो अभ्रंश के अंदर हो। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोट में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। और दूसरा उद्देश्य ये था उन रचनाओं को लाने का कि उनको रचनाओं को लाकर उनकी भाषा को, उनकी वाणी को स्पष्ट करने का उनका यह उद्देश्य था कि इस प्रकार की रचनाएं जो हैं हिंदी साहित्य में नहीं आ सकती। ये विशेष उद्देश्य से लिखी गई रचनाएं थीं, विशेष प्रकार की भाषा में लिखी गई रचनाएं थीं जो कि हिंदी में नहीं शामिल की जा सकती। वो हिंदी के पहले की भाषा है और हिंदी तक प्रवर्धित होते होते भाषा काफ़ी बदल गई थी। जिस भाषा को हम हिंदी स्वीकार करते हैं, हिंदी के रूप के अंतर्गत मानते हैं, वो भाषा सिद्धों और नाथों की नहीं थी, वो उससे काफ़ी पीछे की भाषा थी। इसलिए और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। एक तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी वो रचनाएं नहीं आएंगी और उसको हिंदी साहित्य या किसी अन्य काव्य योग धारा काव्य, क्योंकि योग आदि से संबंधित रचनाएं थी तो उनको योग धारा काव्य या इससे संबंधित किसी अन्य साहित्य की रचनाएं भी वो नहीं कही जा सकती हैं। तो ये उद्देश्य इन्होंने प्रवर्तित संस्करण में नाथ सिद्धों के ग्रंथों को शामिल किया है। उसका कारण यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये उन्होंने क्यों शामिल की हैं। अब भक्तिकाल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया है। उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, क्या परिष्करण किया है, उसको बता रहे हैं। भक्तिकाल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीति काल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ
मुख्य मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आलोचनात्मक परिचय जो है उन्होंने मुख्य मुख्य कवियों का ही रखा है। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उसका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिसे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होता है। पिछले संस्करणों में आधुनिक काल की साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया है, परंतु इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का आलोचनात्मक विवरण पूरा का पूरा दिया हुआ है। आधुनिक काल का भी वर्गीकरण करके उनकी काव्यधाराओं को व्यवस्थित करके उसका भी पूरा आलोचनात्मक विवरण दिया है। तो ये है फ्रेंड्स संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के बारे में आचार्य शुक्ल के विचार, उनका कथन। अब आगे हम देखेंगे उन्होंने किस प्रकार से काल विभाजन किया है और उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, कौन सी काव्यधारा किस उत्थान में आती है और कौन प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान को उन्होंने किस प्रकार से विभाजित किया है। काल विभाजन में काल विभाग के अंतर्गत आचार्य शुक्ल कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कथन हम भूमिका में भी देख चुके हैं, जहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसका उल्लेख किया था। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है कि उन्होंने साहित्य की को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना है और उसके काल विभाजन का आधार और कारण यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार होता है, किस प्रकार हुआ। कि हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी काल विशेष में लोगों की रुचि जो थी उसका संचार और उसमें वो रुचि का पोषण कहाँ से हो रहा था। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं और वह 4 काल हैं। आदिकाल, जिसको कि इन्होंने वीर गाथा काल कहा है, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल, जिसको कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल कहा है, 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल कहा है, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल, जिसको कि इन्होंने गद्य काल कहा है, संवत 1900 से 1984 तक उसका समय माना है। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीरगाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख भी होगा। यहाँ पर आचार्य शुक्ल के कहने का मतलब है कि अगर किसी प्रवृत्ति के आधार पर किसी काल का नामकरण किया गया है तो यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि उस प्रवृत्ति से ये जो अंतर्गत रचनाएं आती हैं वही उस काल में लिखी जा रही होंगी, वही उन्हीं रचनाओं की सृष्टि हो रही होगी, जबकि ऐसा नहीं है। उस काल के अंतर्गत अन्य प्रकार की रचनाएं भी जो लिखी जा रही होंगी जी उनको भी महत्व दिया गया है। जैसे वीर गाथा काल में वीर रसात्मक रचनाओं की प्रचुरता थी, परंतु उसमें बीसल देव रासो जैसा अपवाद भी था जो कि श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसी प्रकार रीति काल में जिस प्रकार लक्षण ग्रंथों पर आधारित रचनाएं हो रही थीं, वहीं पर भूषण वीर रस की रचनाएं कर रहे थे। तो इस प्रकार से अपवाद भी हैं।
तो जो रचनाएं प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं उनका भी पीछे से संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये स्पष्ट किया है। तो ये वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो काल विभाग का जो वर्गीकरण है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगे और अच्छे से समझ में आ रहा हो तो चैनल से जुड़ जाइए और अपना अध्ययन इसी तरह जारी रखिए। धन्यवाद।